एग्जाम हिंदी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लुसेंट के जनरल साइंस के फिजिक्स पार्ट नंबर 2 में आते हैं। यहाँ से हम 100 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, और ये बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है लुसेंट का जनरल साइंस किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और इसका हम डिटेल में करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल में भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले हम इस सेट को कर देते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ ही प्रकाश की गति क्या होती है। इसका आंसर है बढ़ती है। इसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सुन रहे हैं कहीं पर भी किसी भी स्थिति में है तो आप सुन सकते हैं, नहीं तो अगर आपको अपना मेमोरी पावर बढ़ाना है, रिकॉलिंग कैपेसिटी को बिल्ड करना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है एग्ज़ाम में जाते हैं सब कुछ याद रहता है, लेकिन वहाँ पर आपकी मेमोरी रिकॉल नहीं कर पाती है उस आंसर को, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया नहीं होता है। तो उस प्रैक्टिस को अगर बढ़ाना है एग्ज़ाम में, अगर आपको रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ाना है ताकि वहाँ पर भी याद रहे चीज़ें, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा पॉज करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, तापमान वृद्धि के साथ में प्रकाश की गति बढ़ती है। और अगर आपको स्पीड कम लग रहा हो तो 1.25 पर आप देखिएगा, तो आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहेगा और अच्छा भी लगेगा। प्रकाश, सेकेंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं 102, प्रकाश की गति है। तो प्रकाश की गति जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी 1 सेकेंड में इतना दूरी तय करती है। 3 के बाद आप 8 शून्य लगा दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा देखिए, 3 पर 8 शून्य, 1 2 3 8, इतना मीटर चलती है। यानी कि अगर किलोमीटर में अगर करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 हट जाएगा, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब से नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण होता है कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ये देखिए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो थ्योरी है, ये देखिए सूर्य है, ये पृथ्वी है, ठीक है। तो चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है, यानी कि ग्रहण का मतलब ही होता है कि जिसका प्रकाश का छाया जो छिप जाता होता है। अगर देखिए चंद्रमा यहाँ आ जाती है तो ये क्या हो गया, चांद है। यहाँ हो गया पृथ्वी है, अर्थ, यहाँ हो गया सन है। तो यहाँ से हम लोग हैं, तो हम लोग क्या है कि अगर सूर्य ग्रहण होता है तो चांद जब बीच में आता है तब क्या है, सूर्य में क्या है, सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, लगता है जैसे कि सूर्य छिप गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। और सेम चीज़ अगर चंद्रग्रहण घटित हो रहा है तब क्या होगा, चंद्रग्रहण में ये पृथ्वी जो है यहाँ आ जाएगी और ये चांद जो है इसके जगह पर चल जाएगा। तब होगा क्या, पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ेगी, जिससे कि रिफ्लेक्शन हमारे पृथ्वी पर नहीं आएगा, तो लगेगा जैसे कि चांद ढक गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है, ये हमेशा पूर्णिमा के दिन ही घटित होता है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि क्या है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। चमक जो होता है अपवर्तन के कारण होता है, हाई अपवर्तन, इसमें उच्च अपवर्तन होता है, इसलिए इसमें चमक ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, जब एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। ये आप भी देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे। इसका कारण क्या है, परावर्तन अपवर्तन की घटना हो रही है, इसलिए इस तरह का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? सिंपल है, अब बर्तन के कारण। ये देखिए, ये मान लीजिए वाटर है, ठीक है, और अगर यहाँ रखते हैं तो लगता है जैसे कि ये टेढ़ा हो गया है। ये बात, इसका कारण क्या है, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा? तो समतल दर्पण है यहाँ पर, तो यहाँ से अगर 60 डिग्री आ रहा है तो ये भी 60 डिग्री ही बनाएगा।
ये 60 डिग्री अगर है तो ये कोण भी 60 डिग्री ही बनेगा। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद क्या होता है, कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक है क्या है? देखिए इसमें जो आंसर दिया गया 3 है, ठीक है, लेकिन मैंने अपने सोर्स से जब देखा, बुक में भी देखा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, मतलब कि यहाँ जो होना चाहिए साइन कितना होगा, किस माध्यम में अपवर्तन के बाद 30 हो जाता है, आप इसको मान सकते हैं कि साइन 90 बाई साइन 30 डिग्री, तो इस केस में 1/1/1/2 यानी कि 2 हो जाता है आंसर, लेकिन इसमें दिया नहीं है। अगर आपको कुछ और क्लियर होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लेकिन इसमें जो आंसर दिया हुआ 3 दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला से इसका आंसर 2 आ रहा है, जो कि कहीं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। बस ये एक थ्योरी है, ये 2 थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि जितना कोण से दर्पण को घुमाया जाएगा तो उसका परावर्तन भी उतना ही होगा, यानी उससे डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, कहाँ जाता है, हीरे से कांच में। एक हीरा यहाँ रखा गया, हीरा का आकृति हमेशा षटकोण की तरफ बनाया जाता है, तो आप ये हीरा है, इससे जब प्रकाश जाता है कांच में तो ये क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग तृष्णा का उदाहरण है। मृग तृष्णा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। कहीं होता है कि कभी दीग लग जाता है, जैसे कि आप कहीं रेगिस्तान में चलते तो कोई वस्तु यहाँ है तो यहाँ दिखाई दे रही है, कोई आदमी यहाँ चल रहा है, तो इसलिए क्या होता है, इसको मृग तृष्णा बोलते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। देखिए सेम चीज है, इंडोस्कोपी भी है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर डिपेंड करता है। इंद्रधनुष के कारण होता है, किस कारण से होता है, तो परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण से होता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किस कारण से, प्रकीर्णन से। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, धूल के कारण, कण के कारण जो है प्रकाश का डिस्फ्यूजन होता है। डिस्फ्यूजन मतलब प्रकाश जब आ रहा है, अगर यहाँ पर धूल कण है तो क्या है कि चमकीला चमकीला प्रतीत होता है, वही है। खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और यह क्या होता है, दूर से ही दिखाई दे जाता है। कोई लाल रंग का लाइट है तो ये बहुत दूर से दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों, क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का वर्णन किस परिघटना का परिणाम है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। मोटर कार में पश्च दिश के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, पश्च दिश मतलब पीछे की ओर देखने के लिए ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए क्या होता है आवश्यक, तो उससे आधे, मतलब जितना उसका ऊंचाई है उससे आधे आकार की शीशा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके आकार कितना है, 1.5 है, तो आधे मतलब है कि 2 से भागा दे देंगे, तो ये हो जाएगा 0.75 मीटर, यानी कि इतना बड़ा दर्पण चाहिए उसको। जब कोई वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो 2
बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। देखिए यहाँ पर अनंत बनेगा, यहाँ कोई कोण डिग्री नहीं है तो समानांतर रखा हुआ है, तो यहाँ पर समानांतर जब रखा जाता है, कोई वस्तु बीच में रखे तो यहाँ पर दोनों तरफ प्रतिबिंब बनते जाएगा, ये अनंत तक बनेगा। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा कि अवतल लेंस काम करता है, अवतल लेंस की तरह काम करता है। अब धूप के चश्मे की क्षमता होती है, भाई ये कंफ्यूज किया है, ये 0 डिग्री डायोप्टर होता है, धूप का चश्मा है, पावर का चश्मा नहीं है। यदि एक ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी, फोकस दूरी का क्या होता है फॉर्मूला, F बराबर 1/d होता है। ठीक है, तो +2 डायोप्टर मतलब 1/2 हो गया, इसको सेंटीमीटर में लेते हैं, फोकस दूरी जब होता है सेंटीमीटर में, कट के कितना आ गया 50, ये 50 सेंटीमीटर होता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह क्या करता है, परावर्तित नहीं करता। देखिए यहाँ वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित नहीं करता है, यानी कि वो जो सब अवशोषित कर लेता है, जो बचता है वो वही वो दिखाई देता है। लाल कांच को यहाँ पर लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। 3 मूल रंग हैं, उसी से सारे रंग बनते हैं, कौन कौन सा है, नीला, हरा और लाल रंग। बाकी जितने भी रंग हैं सब इन्हीं से बना हुआ, मिक्स करके बना हुआ, लेकिन यही 3 प्राइमरी रंग हैं जो कि मौजूद होते हैं, बाकी सब इससे मिलकर बनता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है ऑलरेडी, कौन सा है, पराबैंगनी, बैगनी किरण का होता है। जब प्रकाश के लाल, हरा एवं नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनेगा, सफेद बनेगा। प्राइमरी रंग एक फॉर्मूला है कि जब भी प्राथमिक रंगों को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, सफेद रंग बनता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो उसमें उत्तल रहता है, देखते हैं छोटा छोटा दिखाई देता है। आइरिस क्या काम होता है, आइरिस क्या करता है, वो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, कौन सा चश्मा लगता है निकट दृष्टि दोष में, लगता है अवतल लेंस लगता है। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, उत्तल लेंस से दूरदृष्टि को हम समाप्त करते हैं। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है, फिल्म से। रेटिना जो होता है उसके ऊपर ही फोटो बनता है, इसलिए फिल्म जो होता है उस पर भी फोटो बनता है, जो रील होता है, देखते हैं ऐसे ऐसे रील होता है। किसी आवेशिक चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, यानी कि जो भी आवेश, अगर कोई चालक है, कोई तार है, इस पर जो आवेश रहता है क्या रहता है, ऊपर में रहता है, बाहरी ऊपर में रहता है। वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होता है। आप कार में जा रहे हैं, यदि असमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है, यह है कूलाम का नियम। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है।
विभवांतर को। यानी कि यहाँ पर एक विद्युत एक बिंदु, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट वहाँ है, ठीक है। यहाँ से एक प्लस इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से लेके जा रहा है यहाँ पर, तो ये दोनों जितना कार्य हुआ, जितना डब्लू हुआ, उसको मापते हैं विभवांतर में। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो ये चांदी है, ठीक है। अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता। मतलब अति चालकता क्या होता है कि किसी भी तार में बहुत ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही जो है बिजली उसमें चला जाता है, इसलिए उसको उच्च पारगम्यता बोलते हैं। मतलब कि पार होने की शक्ति बहुत ज़्यादा है इसमें इलेक्ट्रॉन की। धातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि, एक क्वेश्चन है, अधातुओं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। हाँ, जो अधातु होता है जैसे लकड़ी भी हो गया, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं। अब विद्युत होता क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत क्या है कहा जाता है, तो इसमें प्रवाहित हो ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नहीं, इसलिए कुचालक हो जाती है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। अरे भाई, जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित बढ़िया से करने देगा, ये तार है, इसमें खूब इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित हो रहा है, प्लस 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 प्लस, तभी तो उसका प्रयोग किया जाता है। नहीं, प्रतिरोधात्मक निम्न होती है, इसमें कोई रेसिस्टेंट नहीं होता है, आराम से बिजली जो है पास होती है। इसीलिए तो विद्युत का जो तांबा का कॉइल होता है वो अच्छा माना जाता है कहीं पर भी। आपस में जुड़ी दो अवशेष वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती। यदि वो समान विभव पर होते हैं तो नहीं बहेगा। क्यों बहेगा भाई, ये भी, इसका जो बिंदु है ये भी प्लस है, इसका जो बिंदु ये भी प्लस है, नहीं बहेगा धारा, करंट कहाँ बहता है, मैनेज तो होना चाहिए ना। एक प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर कहते हैं। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग, ये बीपीएससी में भी दिया था कि भाई ट्रांसफार्मर से चेंज होगा कि ट्रांसमीटर से चेंज होगा कि इन्वर्टर से, क्योंकि हम लोग इन्वर्टर भी लगाते हैं। लेकिन इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर तो बस उसको चार्ज करने का काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो दिष्ट धारा को, ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफ़र क्या है, हाई वोल्टेज को उसको लो वोल्टेज में करता है, या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करता है, ये दोनों काम करता है। ट्रांसमीटर तो कुछ कम्युनिकेशन में रिसीवर होता है कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, दूसरा कम्युनिकेशन डिवाइस है, जैसे कि वायरलेस वगैरह के लिए यूज होता है, तो ये रेक्टिफायर होता है। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूसंपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है? शॉर्ट सर्किट हो तो धारा भूमि में चली जाएगी। मतलब एक अर्थिंग हम इसलिए डालते हैं, भूसंपर्कित मतलब अर्थिंग इसलिए डालते हैं पृथ्वी के अंदर में, यार शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं? जब प्लस वाला तार और माइनस वाला तार दोनों कभी कभी मिल जाता है, सट जाता है, उसको शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। तो जब दोनों सटा तो तीसरा तार जो रहता है वो अर्थिंग में, इस इलेक्ट्रिक को अर्थिंग में चला जाता है, ताकि जो है और नुकसान ना हो, आग ना लगे, या फिर और हमारा टीवी और अप्लायंसेस को ख़राब नहीं करे, इसलिए यहाँ पर इसको रखा जाता है। विभवांतर का मात्रक होता है, ये वोल्ट होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, अनंत होता है। रेसिस्टेंस ही नहीं होता, अनंत। मतलब क्या, रेसिस्टेंट होता है वोल्ट मीटर, मतलब रेसिस्टेंट होता है अनंत। रेसिस्टेंट का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। किसी भी परिपथ में या फिर किसी भी तार में जितना रेसिस्टेंट लगता है उसको ओम से दर्शाया जाता है। ओम का ऐसे होता है फॉर्मूला। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं कि समांतर क्रम में लगे होते हैं। समांतर क्रम में एक तार जा रहा है, कोई इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है। श्रेणी क्रम क्या होता है? जब इसी में एक यहाँ लगेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर एक यहाँ लगेगा, फिर एक यहाँ, मतलब एक अगर कुछ ख़राब है, यहाँ कटिंग होगा तो दूसरा बल्ब नहीं जलेगा, दूसरा जगह लाइट नहीं जाएगी।
किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। ये ओम का नियम है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक SI मात्रक होता है ओम मीटर। 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो कितना संपूर्ण प्रतिरोध होगा? तो समांतर क्रम में होता है 1/R1 R2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 + 1/6। दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 2 + 1 यानी कि 3/6 यानी कि 3 दूनी 6 1/2 यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा 2 ओम। ये हो जाएगा आंसर। ये होता है समांतर क्रम का फॉर्मूला। समांतर क्रम में जब भी रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला 1/, टोटल R = 1/R1 R2। जितना प्रतिरोध रहेगा, 3 रहेगा तो R3 हो जाएगा, 4 रहेगा तो R4 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो R1 R2 तक आया है। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ये अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कार बैटरी में विद्युत अपघटय, जहाँ की ये बैटरी है इसके अंदर जो लिक्विड रहता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। वोल्टेज सेल के आविष्कारक हैं एलिजांड्रो वोल्टा। शुष्क सेल है, शुष्क सेल क्या है भाई? प्राथमिक सेल है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? ये फैराडे ने किया था। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। मतलब क्यों? ये देखिए, इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देते हैं। विद्युत फ्यूज में जो क्या होता है, एक छोटा सा फ्यूज होता है जो शीशे की टाइप के इसमें रहेगा और इसमें एक हल्का सा पतला सा तार इसमें लगा रहता है, ये फ्यूज होता है। ठीक है, इस फ्यूज में क्या होना चाहिए? कौन सा मिश्र धातु होना चाहिए? तो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, यानी कि कोई स्पेशल इसमें प्रति रेसिस्टेंट नहीं लगेगा इलेक्ट्रिक का, लेकिन निम्न गलनांक होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिक अगर 220 वोल्ट के ऊपर जाए तो गल जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा वोल्ट नहीं जाए और हमारा जो बल्ब है, टीवी है, ये सब सुरक्षित रहे। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? टिन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। ये पहले क्वेश्चन में मिश्र धातु की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं आता होगा तभी आप यहाँ लगा देंगे मिश्र धातु को पकड़कर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? ये होता है टंगस्टन का बना, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? जो हीटर होता है वो नाइक्रोम का होता है, लेकिन बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का होता है। 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान क्या होगा? तो इसको हम तीनों को गुना कर देंगे, 100 × 10 × 1/100। कितना हो जाएगा? 10 kV। नहीं, इसमें 1000 से भागा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 किलोवाट, यानी कि 1 यूनिट हो जाएगा। गणित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? क्रोमियम जो है पारामैग्नेटिक है। कौन सा प्रतिचुंबकीय है? डायमैग्नेटिक कौन सा है? बिस्मथ। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था ओरस्टेड द्वारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? जनित्र को। देखिए, जनित्र क्या? जनरेटर है, इसका हिंदी को जनित्र लिखा है, ये जनरेटर है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, ये फैराडे के नियम से।
ट्रांसफार्मर क्या है? एसी वोल्टता को घटाने बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, ये हमने पहले आपको बता दिया था पिछला क्वेश्चन में। लेंस का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? यह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के लिए। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें पी और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? बी। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को दोनों को जोड़ने के बाद, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर, इतना छोटा होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 1 होता है, प्रोटॉन 1 ही होता है हाइड्रोजन परमाणु में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट का ऋण आवेश, यानी कि इसका 1e- होता है इसका। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, ये होते हैं समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, तत्व में पाया जाता है समस्थानिक। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं, यही तो है नाभिकीय विखंडन, जिससे परमाणु बम बनाया जाता है। ठीक है, अब यही टूटने की प्रक्रिया हो रही है, और जब इसको जुड़ने की प्रक्रिया होती है तो ये क्या कहलाता है? संलयन कहलाता है। और संलयन कहता है तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है संलयन पर आधारित होता है, और परमाणु बम विखंडन पर। 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है सभी अल्फा बीटा गामा, सब अल्फा बीटा और गामा तीनों तरह के वो उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, गामा किरणें का प्रयुक्त होता है। कोबाल्ट 60 मतलब ये कोबाल्ट 60 का उपयोग गामा किरणें के लिए क्यों करते हैं? कैंसर के इलाज के लिए होता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। परमाणु पाइल का उपयोग कहाँ होता है? यह होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी जो है वह है रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है अनियंत्रित विखंडन द्वारा। वहीं तो रिएक्टर में जो है अनियंत्रित विखंडित होता है, लेकिन नियंत्रित विखंडित द्वारा होता है। क्योंकि जितना एक जब परमाणु एक आइटम दूसरे आइटम से जब वो न्यूट्रॉन से मिलता है तो 3 तरह के फिर पैदा होते हैं, फिर इससे 3, फिर इससे 3, फिर इससे 3। अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाता है? ये तो विस्फोट हो जाता है। तो इसको हम अगर कंट्रोल करके करते हैं तो एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसीलिए नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन होता है। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। यही इलेक्ट्रॉन को सोखने के लिए यहाँ पर भारी जल का उपयोग किया जाता है, ताकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको सोख लिया जाएगा। इसके साथ ही हमारा 200 क्वेश्चन तक समाप्त कर दिए हमने। आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा और हमें लाइक कीजिएगा। साथ ही अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि जो है हम
मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे आपको सेट दें। देखने के लिए धन्यवाद।